हेलो चिल्ड्रन। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो चिल्ड्रन, इसके प्रीवियस चैप्टर्स में जब हमने लाइट को स्टडी किया तो हमने ये कहा था कि लाइट एक वेव होती है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये मैक्सवेल ने प्रूव किया, इसे क्रिश्चियन हॉयगन ने प्रूव किया, यंग ने अपने यंग्स एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव किया कि लाइट एक वेव है। लेकिन इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में और डिटेल में पता लगाएंगे। लाइट सिर्फ एक वेव नहीं होती है, लाइट वेव के साथ साथ पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। इसे कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। यानी कि जो लाइट है वो ना सिर्फ वेव की तरह बिहेव करती है बल्कि पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो हमें कैसे पता चला लाइट एक वेव के साथ साथ पार्टिकल भी है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है लाइट की जो पार्टिकल जैसी होती है? इस पूरे चैप्टर में हम वही सीखेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, अगर आपको किसी भी मटेरियल से, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या तरीके हैं? तो चिल्ड्रन, किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना है, रिमूव करवाना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो चार तरीके हैं। पहला तरीका है थर्मल एक्साइटेशन। थर्मल एक्साइटेशन बहुत ही आसान है समझने में। मटेरियल को गर्म कर दो तो मटेरियल के एटम्स गर्म हो जाएंगे। आप एटम्स को गर्म कर रहे हो यानी कि आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और इस एनर्जी की मदद से अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे। तो थर्मल एक्साइटेशन में क्या होता है? हीट दी मटेरियल, मटेरियल गर्म होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड ब्रेक देयर ऑर्बिट्स। तो हीट एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से बाहर आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने का पहला तरीका थर्मल एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिट से निकालने का दूसरा तरीका है कोल्ड एमिशन। यानी कि दूसरे तरीके में हम गर्म नहीं करेंगे, इसीलिए इसका नाम है कोल्ड एमिशन। पहले तरीके में हमने मटेरियल को गर्म किया, इसीलिए थर्मल एक्साइटेशन। दूसरे तरीके में हम गर्म नहीं करेंगे, इसीलिए दूसरे तरीके का नाम है कोल्ड एमिशन। कोल्ड एमिशन में क्या होता है? जो मटेरियल है उसके आसपास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया जाता है। तो कोल्ड एमिशन में क्या होता है? क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ खींचे चले आते हैं। ओके, तो अगर मैं सपोज ये एक एटम है, मान लेते हैं ये एक एटम है, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटम मान लेते हैं। अगर मैं बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट तोड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने लगता है। ओके, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, इलेक्ट्रॉन कम्स आउट। तो अगर बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक, क्योंकि आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो अगर जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे जबरदस्त फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो इस मेथड को कहते हैं कोल्ड एमिशन। तीसरा तरीका यह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चैप्टर की जान है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस पूरे चैप्टर में हमें इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही डेप्थ में समझना है। तो फिलहाल मैं बता देता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसे डेप्थ में हम पूरे चैप्टर में सीखेंगे। अगर किसी मेटल के सरफेस पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया जाए तो इलेक्ट्रॉन उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाता है। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इफ लाइट of
सूटेबल फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी की लाइट ये नहीं कर सकती, कुछ खास फ्रीक्वेंसी की लाइट्स ही ये कर सकती है। इफ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल, इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है ये हम पूरे चैप्टर में सीखेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर आपको समझना है तो पूरा चैप्टर लगेगा इसे समझने के लिए। तो फिलहाल मैंने बस इतना लिख दिया है, अगर ये मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आई तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगते हैं, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। क्यों ऐसा होता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और चलें, जो चौथा तरीका है इलेक्ट्रॉन को निकालने का वो है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी निकले हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इन तीन की मदद से, या तो थर्मल एक्साइटेशन या कोल्ड एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन तीन प्रोसेसेस की मदद से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला। अगर ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट करे तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ जाता है, इसे सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। तो सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, इन तीन मेथड्स की मदद से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला। अब वो जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, अगर वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा के उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी बाहर अपने साथ ले आए, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी एमिशन से निकला है वो। चलिए, अगला कंसेप्ट है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम फाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन एनर्जी है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन एनर्जी है। वर्क फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे निकालना है तो जो एनर्जी मुझे लगेगी उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जिसकी मदद से हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, अपने ऑर्बिट से बाहर निकाल सकते हैं। तो वर्क फंक्शन एनर्जी है। वर्क फंक्शन को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में ईवी लिखा जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बार बार इस रिलेशन का हम यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। कितनी एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल जितनी। अलग अलग मटेरियल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। सोडियम ले लो, सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो सोडियम का वर्क फंक्शन कम। क्लोरीन ले लो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए क्लोरीन का वर्क फंक्शन ज़्यादा। तो अलग अलग मटेरियल्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का वर्क फंक्शन अलग अलग हो सकता है। तो चिल्ड्रन, अब हम समझते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कोई एक मेटल है, उसके ऊपर लाइट आई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगे, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था हर्ट्ज नाम के एक बंदे ने, तो इसी के ऊपर हमने यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखी है। तो हर्ट्ज वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसने कैसे डिस्कवर किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हर्ट्ज के पास एक स्पार्क प्लग था। अब स्पार्क प्लग क्या होता है, स्पार्क प्लग एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, आपने ये चीज तो देखी होगी, लाइटर, गैस का लाइटर। इसके अंदर एक स्पार्क प्लग होता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो यहां पे है ठीक बीचों बीच, ये स्पार्क प्लग होता है। और स्पार्क प्लग की क्या खासियत होती है, अगर हम स्पार्क प्लग को दबाएं तो उसमें एक चिंगारी निकलती है, तो इसे स्पार्क प्लग कहा जाता है। मुझे पता नहीं है कैमरे में ठीक से कैप्चर हो रहा है कि नहीं, पर एक चिंगारी निकलती है जो ब्लू कलर, ऑरेंजिश कलर, येलो कलर वगैरह वगैरह की होती है। तो ये एक स्पार्क प्लग है। तो हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि जब इस स्पार्क प्लग के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज डाली जाती है, इस स्पार्क प्लग पे जब अल्ट्रा वायलेट रेज डाली जाती है,
तो वो जो बिजली आपको दिखती है, जो बिजली जो बन रही है, ये बिजली बनी आपको दिखी, ये जो बिजली बन रही है ये बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी वीक नहीं होती। देखो इसमें बहुत ही वीक करंट या एक वीक स्पार्क बन रहा है। जो स्पार्क है बहुत वीक है, और कई बार तो स्पार्क होता ही नहीं है, और कभी कभी स्पार्क होता है। लेकिन हर्ट्ज ने डिस्कवर किया कि अगर मैं इस स्पार्क प्लग के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज डाल दूं तो जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो बहुत चमकीला होता है। तो व्हाट डिड हर्ट्ज डिस्कवर? इफ ultraviolet rays if ultraviolet rays are incident on spark plug, it is easier to create a spark। तो जो स्पार्क का क्रिएशन इजी हो जाता है, और स्पार्क काफी ब्राइट भी होता है। द स्पार्क इज ब्राइटर। तो आसानी से स्पार्क बन भी जाता है और ब्राइटर भी होता है। तो हर्ट्ज को एक नया फिनोमिना मिल गया। हर्ट्ज ने देखा कि स्पार्क प्लग पे यूवी लाइट डालो तो स्पार्क प्लग बहुत ब्राइट बनता है, जो स्पार्क होता है काफी ब्राइट बनता है। तो हर्ट्ज को एक नई चीज मिल गई। तो हर्ट्ज ने सोचा कि अब उसे एक नई चीज मिली है तो वो पूरी दुनिया को अब एक नई डिस्कवरी बता देगा, वो एक दुनिया को नया इफेक्ट बता देगा। तो उसने बहुत माथापच्ची की, हर्ट्ज ने बहुत दिमाग लगाया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। हर्ट्ज ने बहुत दिमाग लगाया, पर हर्ट्ज को यह नहीं पता चला कि क्यों स्पार्क इतना ब्राइट है, क्यों स्पार्क आसानी से क्रिएट हो रहा है। हर्ट्ज को नहीं पता चला। तो हर्ट्ज ने क्या सोचा, मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन मैं ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये पूरी दुनिया को बताऊंगा। तो हर्ट्ज ने अपना ऑब्जर्वेशन पूरी दुनिया को बता दिया कि देखो भाई, स्पार्क प्लग पे यूवी लाइट डालते हैं तो वो बहुत जोर से स्पार्क निकलता है। तो हर्ट्ज से तो नहीं हो पाया, पर हर्ट्ज ने सोचा चलो मुझसे नहीं हुआ, मुझे रीजन नहीं पता, कोई ना कोई तो रीजन बताएगा। चिल्ड्रन, हर्ट्ज ने डिस्कवर तो कर लिया ये चीज, पर जब उसने दुनिया को ये चीज बताई और जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो साइंटिस्ट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आया। ओके, सब लोग हैरान परेशान हो गए कि आखिर यूवी लाइट से स्पार्क क्यों क्रिएट हो रहा है, स्पार्क ब्राइट क्यों हो रहा है, इतना इजीली स्पार्क क्यों क्रिएट हो रहा है। तो हर्ट्ज भी नहीं समझा पाया, दुनिया भर के साइंटिस्ट भी नहीं समझा पाए कि ये हो क्या रहा है। तो चिल्ड्रन, कोई चीज को जब हम थियोरेटिकली नहीं समझ पाते तो हम क्या सोचते हैं, चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हर्ट्ज नहीं समझ पाया, दुनिया भर के ढेरों साइंटिस्ट नहीं समझ पाए। तो दो बंदे थे, लेनर्ड और हॉलवॉश। उनकी स्पेलिंग मुझे नहीं आती, आप देख लेना यूट्यूब पे, गूगल वगैरह पे देख लेना। तो लेनर्ड और हॉलवॉश नाम के दो बंदे थे। उन्होंने सोचा चलो कुछ एक्सपेरिमेंट की मदद से पता लगाया जाए कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। वाई इज दिस हैपनिंग, लेट अस फाइंड आउट विथ हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट्स। तो अब हम लेनर्ड और हॉलवॉश के एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स से क्या पता चला वो देखेंगे। तो लेनर्ड और हॉलवॉश, इन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो अब हम उन एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए लेनर्ड और हॉलवॉश ने एक ट्यूब ली, इस तरीके की ट्यूब। ओके, ये ट्यूब अंदर से पूरी खाली है, इसके अंदर वैक्यूम है, और ये ट्यूब ओपेक है। ओपेक का मतलब इस ट्यूब के अंदर लाइट नहीं जा सकती। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो लाइट के साथ करना है, अल्ट्रावायलेट रेस के साथ करना है, तो पूरी तरह से ओपेक नहीं है, ये रीजन ओपेक है। और यहां पे उन्होंने एक विंडो बना दी, ये एक विंडो है, एक खिड़की जहां से लाइट आ सके। तो लाइट कहीं से नहीं आएगी, लाइट आएगी सिर्फ इस खिड़की से, सिर्फ इस विंडो से लाइट आएगी।
फिर उन्होंने यहाँ पे एक मेटल का पीस रख दिया, यहाँ पे दूसरे मेटल का पीस रखा। इस मेटल के पीस को एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी के नेगेटिव से, और इस मेटल के पीस को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो क्योंकि ये मेटल का पीस बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इस मेटल के पीस का नाम रख दिया कैथोड। और ये मेटल का पीस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इस मेटल के पीस का नाम रख दिया एनोड। तो अब हमारे पास एक कैथोड है, एक एनोड है, एक वोल्टेज सोर्स है, एक ट्यूब है, एक विंडो है, और विंडो से लाइट जा सकती है, तो विंडो ट्रांसपेरेंट है। तो ये है सेटअप। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक बल्ब फिक्स कर दिया, बल्ब को एक सर्टेन डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया। ओके, उन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखा। एक्सपेरिमेंट 1 में इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है ब्राइटनेस। लाइट की ब्राइटनेस को कांस्टेंट रखा, ब्राइटनेस को कम ज्यादा नहीं किया, अलग अलग पावर का बल्ब नहीं लगाया, एक ही पावर का बल्ब लगाया। फिर ये जो वोल्टेज है V, इसे भी कांस्टेंट रखा, यानी इस वोल्टेज के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वॉज वेरिएबल, यानी पहले रेड कलर का लाइट लगाया गया, यहां पे रेड कलर का बल्ब लगा दिया। अब चिल्ड्रन, रेड कलर के बल्ब की फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो जब रेड कलर का बल्ब लगाया कुछ नहीं हुआ, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ सर्किट में। यहां पे एक एमीटर लगा देते हैं, तो एमीटर से यह पता चलेगा कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ सर्किट में। ठीक है, एमीटर ने 0 रीडिंग दिखाई। फिर रेड के बाद उन्होंने ऑरेंज कलर का बल्ब लगाया, यानी कि उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। फिर जब ऑरेंज कलर का बल्ब लगाया तब भी कोई करंट नहीं आया। फिर उन्होंने ऐसे VI BG YOR ऐसे हर एक कलर ट्राई किए, रेड ट्राई किया, ऑरेंज ट्राई किया, येलो ट्राई किया, ग्रीन कलर का बल्ब ट्राई किया, मतलब वो लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर करके देख रहे थे। तो चिल्ड्रन, क्या पता चला, रेड पे कोई करंट नहीं, ऑरेंज पे कोई करंट नहीं, येलो पे कोई करंट नहीं, ग्रीन पे कोई करंट नहीं, ब्लू पे नथिंग हैपेंड, इंडिगो पे नथिंग हैपेंड। लाइट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, वॉयलेट कलर फिर उन्होंने डाला, तब भी कुछ खास इफेक्ट देखने को नहीं मिला, कोई करंट नहीं देखने को मिला। तो अलग अलग कलर की लाइट डाले जा रहे हैं, तब भी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। ओके, जब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तब एमीटर ने करंट दिखाना चालू कर दिया। तो क्या एक्सपेरिमेंट 1 का ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन, दी करंट, इस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट वॉज नॉट प्रेजेंट फॉर लो फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसी लाइट। यानी अगर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये कैसे पता चला? करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर आप यहां से लाइट डालोगे और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता और वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाता तो सर्किट कंप्लीट होती और हम कह देते कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, पर कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हुई। फॉर लो फ्रीक्वेंसी नो करंट वॉज ऑब्जर्व्ड, यानी कि फॉर लो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वॉज नॉट प्रेजेंट फॉर लो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आपने डाली तो ये इलेक्ट्रॉन निकलता भी है और इसमें करंट दिखता भी है एमीटर में। यानी कि हाउएवर इफ लाइट अबव ए certain frequency
is incident on cathode, photoelectric current is observed. Photoelectric current is observed. यानी कि अगर आप लो फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपने हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की कैथोड पे, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और करंट फ्लो होने लगता है सर्किट में। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, बिलो ए सर्टन फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो वो फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट्स ऑकरिंग इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो चिल्ड्रन, जब तक इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं होती, तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। प्लीज इसे लिख लीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट above which photoelectric effect is observed. So photoelectric effect is observed only and only if light has frequency above threshold frequency. तो जब तक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इस कैथोड के ऊपर इंसिडेंट नहीं होगी, तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट कैथोड पे गिरी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, चाहे जो उखाड़ना उखाड़ लो। जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे की लाइट गिरेगी तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर कैथोड पे गिरी तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। तो अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है तो एक चीज कंपलसरी हो गई है। इफ यू वांट टू ऑब्जर्व फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व दिस इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अलग अलग मटेरियल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो आप लिख लीजिए, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर आप लाइट इंसिडेंट करोगे कैथोड पे तो ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। प्लीज लिख लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। अब चिल्ड्रन, तो पहले एक्सपेरिमेंट से तो इतना पता चल गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर ही होगी। तो एक चीज तो पता चल गई। अब और एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में वोल्टेज को कांस्टेंट रखा गया, तो इस वोल्टेज के साथ अब छेड़छाड़ नहीं करनी। अब फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया, यानी कि अब जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखा गया। क्यों फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा थी? अगर आप फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो देखने को ही नहीं मिलेगा, करेक्ट? तो जो फ्रीक्वेंसी थी उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखा गया, पर उसे चेंज नहीं किया, उसे कांस्टेंट रखा गया। और यहां पे एमीटर तो है ही अपना। अब जो लाइट की इंटेंसिटी है उसे चेंज किया गया। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस कैसे चेंज करोगे? पहले बल्ब यहां लगा दो, फिर बल्ब को पास में ले आओ। ये बल्ब की स्टार्ट की पोजीशन और ये बल्ब की एंड की पोजीशन। जब बल्ब को दूर रखा जाएगा तो कम ब्राइट दिखेगा, बल्ब को पास ले आओ तो बल्ब की लाइट ज्यादा ब्राइट दिखेगी। तो इंटेंसिटी को वेरिएबल कैसे करते हैं? इस बल्ब की डिस्टेंस को चेंज करके। आप बल्ब से बहुत दूर चले जाओ, बल्ब की इंटेंसिटी कम दिखती है, बल्ब की ब्राइटनेस कम दिखती है। एकदम बल्ब के बगल में जाके आंखें खोल के देखो, आंखें चौंधिया जाती है, क्योंकि बल्ब के अगर आप पास जाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है। तो ब्राइटनेस को बढ़ाना कम करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बल्ब को पास या दूर लेके चला जाओ। तो चिल्ड्रन, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई गई, जैसे जैसे बल्ब को पास लाया गया,
वैसे वैसे ये एमीटर का करंट बढ़ता गया। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला? ऑब्जर्वेशन ये है कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, यहां पे बना देते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यहां पे बना देते हैं इंटेंसिटी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना, सीधा सीधा, यानी कि जितनी ब्राइटनेस बढ़ाओगे उतना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा। तो ये था दूसरा एक्सपेरिमेंट और दूसरे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन। ऐसा क्यों हो रहा है मैंने अब तक आपको नहीं बताया है, क्योंकि इन साइंटिस्ट को भी नहीं पता था ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो बेचारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और ऑब्जर्वेशन लिखे जा रहे थे। तो जैसा उन्होंने किया हम भी वैसे ही करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन लिखते जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको आइंस्टाइन भाई साहब बताएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना अगर आपको है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब तक आइंस्टाइन नहीं आएगा फोटो में, इस पिक्चर में, इस वीडियो में जब तक आइंस्टाइन नहीं आएगा तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये सब हो क्यों रहा है। तो प्लीज कीप सम पेशेंस। तो ये है एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 2 का ऑब्जर्वेशन। तो जैसे बेचारे लेनर्ड और हॉलवॉश ने एक्सपेरिमेंट किया वैसे भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। जो उनको ऑब्जर्वेशन मिला वो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दिया। अब चिल्ड्रन तीसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लाइट की ब्राइटनेस को फिक्स रखा, लाइट की फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स रखा, लेकिन जो वोल्टेज था उसे चेंज किया। और हाँ, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा पर इस बात का ध्यान रखा कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ऊपर हो, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही नहीं। तो अब हम एक इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम है, डायग्राम बार बार वही बन रहा है। इस बार वोल्टेज को वेरिएबल बनाएंगे, यानी इस बैटरी को हम चेंज करते जाएंगे। ओके, तो ये वेरिएबल है। बाकी बल्ब के कलर को चेंज नहीं किया, बल्ब के डिस्टेंस को दूर नहीं किया, इन सबको वैसे ही रखा। इस वोल्टेज को वेरिएबल किया। तो वोल्टेज को वेरिएबल किया और उन्होंने देखा क्या होता है करंट के साथ। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनिशियली इफ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, करंट इंक्रीजेस। तो शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाया तो ये करंट बढ़ने लगा, कुछ कुछ ओम्स लॉ जैसे ही लग रहा था अब तक तो। लेकिन उन्होंने वोल्टेज और बढ़ाया तो करंट ने बढ़ना बंद कर दिया। बट इफ वोल्टेज इज increased further, current does not increase। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना इस ऑब्जर्वेशन का। तो यहां पे है वोल्टेज और यहां पे है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो शुरुआत में उन्होंने जब वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ा, उसके बाद वोल्टेज बढ़ाया तो करंट नहीं बढ़ रहा। और इस ग्राफ को ध्यान से देखो चिल्ड्रन, एक और चीज ऑब्जर्व हुई, जब वोल्टेज 0 था तब भी करंट था। ये देखो, इस पॉइंट को देखो, ग्राफ यहां से शुरू होता है। एक और चीज क्या ऑब्जर्व की, इफ वोल्टेज इज 0 मतलब ये बैटरी का वोल्टेज 0 भी कर दिया, स्टिल सम करंट इज प्रेजेंट। बड़ी अजीब बात है, वोल्टेज ही नहीं है तब भी करंट है। तो जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था काफी इंटरेस्टिंग था। इसका वोल्टेज 0 कर दिया तब भी करंट है, इसका वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ने लगा, फिर इसका वोल्टेज और बढ़ाया, देखो वोल्टेज बढ़ते जा रहा है ग्राफ में पर करंट वही है। तो काफी इंटरेस्टिंग था एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और उसका ऑब्जर्वेशन। तो चिल्ड्रन, एक्सपेरिमेंट 3 में उन्होंने देखा कि वोल्टेज के साथ क्या हो रहा है। अब एक्सपेरिमेंट 3 का एक पार्ट बी भी है। एक्सपेरिमेंट 3 को रिपीट किया उन्होंने, लेकिन इस बार जो लाइट थी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी।
तो ये पुराना ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूं। यहां पे था फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यहां था वोल्टेज, और ये पुराना ग्राफ था। और जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो लाइट की इंटेंसिटी मान लेते हैं I1 है, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में लाइट की इंटेंसिटी I1 रखी गई। फिर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, एक्सपेरिमेंट 3 को रिपीट किया गया, लेकिन विथ हायर इंटेंसिटी लाइट। तो जब लाइट ऑफ हायर इंटेंसिटी कैथोड पे इंसिडेंट हुई तो ग्राफ कुछ ऐसा बना। तो ग्राफ सिमिलर है, लेकिन ये जो इंटेंसिटी I2 है वो इंटेंसिटी I1 से बड़ी है। तो जब सेम एक्सपेरिमेंट 3 को रिपीट किया गया विथ हायर इंटेंसिटी लाइट, ग्राफ का शेप सिमिलर मिला, लेकिन ज्यादा करंट मिला। और ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 2 में हमें पहले ही पता चल गया था इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट ज्यादा होगा। तो अगर सेम एक्सपेरिमेंट को मैं हायर इंटेंसिटी के साथ करता हूं तो जो करंट की वैल्यूज है वो ज्यादा हो जाती है। तो एक्सपेरिमेंट 3A से पता चला कि वोल्टेज जब 0 होता है तब भी करंट होता है, फिर वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट बढ़ता है, फिर वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट नहीं बढ़ता। और इसके सेकंड पार्ट से पता चला, एक्सपेरिमेंट 3B से पता चला कि अगर हायर इंटेंसिटी की लाइट इस्तेमाल की जाए तो ग्राफ सिमिलर होता है, बस करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है तो करंट की वैल्यू ज्यादा होना स्वाभाविक है। तो दिस वाज एक्सपेरिमेंट 3B। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। चिल्ड्रन, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वोल्टेज 0 होने के बावजूद करंट है। अगर आप ग्राफ को देखो तो एक्सपेरिमेंट 3 की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, ये वाला पॉइंट। वोल्टेज तो 0 है फिर भी करंट है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का। तो इसी के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 4 डिजाइन किया गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में हम बैटरी को उल्टी लगा देंगे, यानी कि जो बैटरी का जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव और जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव लगा देंगे। तो अब सिचुएशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी। ये रहा वो हमारा डिवाइस। अब देखो मैंने बैटरी को उल्टा लगा दिया है। पहले ये नेगेटिव हुआ करता था टर्मिनल और ये टर्मिनल पॉजिटिव होता था। तो अब बैटरियां हो गई है, अब बैटरी हो गई है उल्टी, रिवर्स हो गई है बैटरी। अब एक काम करते हैं, अब यहां पे लाइट इंसिडेंट करते हैं। तो क्या ऑब्जर्व करने को मिला? ऑब्जर्वेशन ये था, अब ये जो वोल्टेज है अगर इसे कम रखा जाए, इफ द रिवर्स वोल्टेज इज इनिशियली लो, तो जो इनिशियली अगर इसे कम रखा जाए, शुरुआत में इसे कम रखा जाए, तो जो करंट है वो कम हो जाता है, द करंट रिड्यूसेस। तो ग्राफ की मदद से बताता हूं आपको। चलिए, ये पुराना ग्राफ है वोल्टेज वर्सेस करंट का। कुछ इस तरीके का ग्राफ था, इस तरीके का ग्राफ था। वोल्टेज 0 तब भी करंट था, वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ा, फिर वोल्टेज बढ़ाया तो करंट कांस्टेंट। अब आपने बैटरी को उल्टा कर दिया है, यानी अब आप वोल्टेज को नेगेटिव एक्सिस पे बनाओगे, उल्टे एक्सिस पे बनाओगे। तो अब आपने वोल्टेज को नेगेटिव में बढ़ाना शुरू किया। देखो वोल्टेज अब नेगेटिव में बढ़ना शुरू हो रहा है। तो क्या अगर वोल्टेज को आप नेगेटिव में लेके जा रहे हो, अगर आप रिवर्स वोल्टेज को शुरुआत में कम रख रहे हो, तो करंट देखो, करंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई। अब इस रिवर्स वोल्टेज को अगर नेगेटिव में बढ़ाया जाए, इफ द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड फर्दर, तो अगर इस रिवर्स वोल्टेज को मैं बढ़ाते जाऊं, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे करंट 0 हो जाता है। इफ द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड फर्दर
at a particular value of reverse voltage, करंट बिकम्स जीरो। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट जीरो हो जाता है। उस वोल्टेज को जहां पे करंट जीरो होता है उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। दी वोल्टेज एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट becomes zero is called as stopping पोटेंशियल। तो इस वोल्टेज का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसे मैं वी स्टॉप लिख देता हूं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या होता है, अगर बैटरी को उल्टा कर दिया जाए और इस बैटरी का वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना कर दिया जाए तो यहां पे जो एमीटर होता है वो कोई करंट नहीं दिखाता। दिस इज फॉर इंटेंसिटी I1। यही एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी बढ़ा के भी किया। तो चलिए, जब इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है ना, इंटेंसिटी I2। यही एक्सपेरिमेंट जब I2 इंटेंसिटी के साथ, हायर इंटेंसिटी के साथ किया गया तब भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बना। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हुआ। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि लाइट कितनी ब्राइट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। यह हमें ऑब्जर्वेशन मिला। अगला ऑब्जर्वेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल does not depend on इंटेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो वो लोग एमसीक्यूज में इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, फिर पूछते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या हुआ। आंसर है कुछ नहीं होता स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो चिल्ड्रन, चौथे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, तो उसी के लिए एक्सपेरिमेंट 5 करेंगे अब हम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का आप क्या लेना देना है वो देखेंगे। तो पांचवें एक्सपेरिमेंट में हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और पता लगाएंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या लेना देना है। और पांचवें एक्सपेरिमेंट में हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। यानी अगर लाल कलर का बल्ब यूज कर रहे हैं और उसका पावर अगर 5 वॉट है तो ऑरेंज कलर के बल्ब का भी पावर 5 वॉट, ग्रीन कलर के बल्ब का भी पावर 5 वॉट। सारे कलर्स चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, पर इंटेंसिटी यानी कि ब्राइटनेस यानी कि पावर को चेंज नहीं करेंगे हम। ओके। तो एक्सपेरिमेंट 5 में जब हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया और स्टॉपिंग पोटेंशियल का पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पे डायग्राम में जो बैटरी बनेगी वो उल्टी बनेगी, कुछ इस तरह से। कैथोड के साथ प्लस कनेक्ट किया है, एनोड के साथ माइनस कनेक्ट किया है, तो बैटरी उल्टी लगी हुई है। अभी भी बैटरी उल्टी लगी हुई है। एक्सपेरिमेंट 4 में भी उल्टी थी, एक्सपेरिमेंट 5 में भी बैटरी उल्टी है। ओके। तो अब हम यहां से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल के देख रहे हैं। तो फिर से वही ग्राफ बनाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस वोल्टेज का। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये तो हमें पता ही है। ओके। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, दिस इज द ग्राफ फॉर लो फ्रीक्वेंसी लाइट। लो मतलब इतनी भी लो नहीं कि थ्रेशोल्ड के नीचे चली जाए। लिख देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे तो बहुत ही महान होते हैं। फ्रीक्वेंसी स्टिल ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। लो मतलब थ्रेशोल्ड के ऊपर है पर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फ्रीक्वेंसी μ1। इस फ्रीक्वेंसी का नाम μ1 रख देते हैं। अब सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट के साथ, लेकिन इंटेंसिटी सेम है। देखो इंटेंसिटी सेम है, तो सेकंड ग्राफ कुछ ऐसा बना।
स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फ्रीक्वेंसी μ2। ओके, तो ये जो ग्राफ है ये μ1 फ्रीक्वेंसी के लिए है, और ये जो ग्राफ है ये तब का ग्राफ है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा के μ2 कर दी गई। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ μ2 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ μ1। तो क्या देखने को मिला, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। ओके, तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? स्टॉपिंग पोटेंशियल increases with increase in frequency, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का लेना देना फ्रीक्वेंसी के साथ है। ओके, अब कुछ बच्चे बोलेंगे दोनों ग्राफ यहां से एक साथ कॉमन क्यों है, ये दोनों ग्राफ यहां पे चिपके क्यों है? क्योंकि इंटेंसिटी सेम रखी है। अगर इंटेंसिटी सेम रखोगे तो करंट सेम होगा, क्योंकि इंटेंसिटी का लेना देना करंट के साथ है। तो इंटेंसिटी सेम रखी है इसलिए करंट सेम है, आई की वैल्यू सेम है क्योंकि इंटेंसिटी सेम रखी है। लेकिन जब ये हम नेगेटिव टेरिटरी में जाते हैं, नेगेटिव वोल्टेज में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट है उसके लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए और लोअर फ्रीक्वेंसी की लाइट को कम स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। अब चिल्ड्रन जो आखिरी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसमें उन्होंने कैथोड को चेंज कर दिया। हमने सब चेंज करके देख लिया, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज को पॉजिटिव बना के देखा, वोल्टेज को नेगेटिव बना के देखा। आखिरी एक्सपेरिमेंट में मटेरियल ही चेंज कर दिया, कैथोड का मटेरियल ही चेंज कर दिया। तो उन्हें क्या ऑब्जर्व करने को मिला? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर वो मटेरियल चेंज कर देते हैं कैथोड का तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है। तो ये उन्हें ऑब्जर्वेशन मिला, यानी कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये कहीं ना कहीं मटेरियल पे डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल का अगर कैथोड लोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो ये था एक्सपेरिमेंट 6। एक्सपेरिमेंट 6 से ये पता चला कि अगर कैथोड का मटेरियल चेंज करोगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ अलग हो जाती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कुछ अलग हो जाती है। अब बुक्स में इसका एक ग्राफ बना के दिया होता है, मैं फिलहाल वो ग्राफ आपको नहीं बना के दिखा रहा हूं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ग्राफ होता है बुक में, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें दो दो मेटल्स बनाए हुए होते हैं, कुछ इस तरीके का ग्राफ बना हुआ होता है, उसमें कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, इसमें मेटल ए मेटल बी ऐसा कुछ लिखा होता है। तो फिलहाल मैं इसको नहीं समझाऊंगा, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो फिलहाल के लिए अब आप इन 6 एक्सपेरिमेंट्स को एक बार फिर से देखो। पहले एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि जब तक फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं जाती तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, किसी हाल में नहीं होता। दूसरा, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे लाइट की तो करंट भी बढ़ेगा। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा? तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि अगर वोल्टेज को बढ़ाए, अगर वोल्टेज 0 है तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर वोल्टेज को बढ़ाओ तो करंट और बढ़ता है, फिर वोल्टेज को और बढ़ाओ तो करंट कांस्टेंट हो जाता है। फिर एक 3B एक्सपेरिमेंट हमने देखा। 3B एक्सपेरिमेंट में हमने लाइट की एक्सपेरिमेंट 3 को रिपीट किया विथ हायर इंटेंसिटी। तो हमें क्या पता चला? बस करंट का वैल्यू बढ़ेगा, जो ग्राफ है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पर ग्राफ का शेप वही रहेगा। फिर एक्सपेरिमेंट 4 में बैटरी को उल्टा कर दिया। बैटरी को उल्टा किया तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया। उस वोल्टेज को हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया। फिर हमने इंटेंसिटी को चेंज करके देखा तो पता चला कि इंटेंसिटी को आप चेंज कर लो पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। फिर इसके बाद हमने अगले एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी को चेंज किया और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके पता चला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हायर फ्रीक्वेंसी के लिए हाई होता है और लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए लो होता है। फिर छठवें एक्सपेरिमेंट में हमने कैथोड को चेंज किया। कैथोड को चेंज करने से यह पता चला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल कहीं ना कहीं मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो चिल्ड्रन, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स लेनर्ड और हॉलवॉश ने पूरी दुनिया को दिखा दिए। अब साइंटिस्ट के पास एटलीस्ट अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो हैं। तो साइंटिस्ट ने इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर सोचा, उन्होंने माथापच्ची की, लेकिन किसी भी साइंटिस्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
ऐसा क्यों हो रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चिल्ड्रन, जब तक अगला वीडियो नहीं देख लोगे तब तक आपको भी नहीं पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनका रीज़न क्या है, किस तरह से आइंस्टाइन ने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन किया, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।